आप सभी को नमस्कार। दैनिक करंट अफेयर्स की अपनी इस कक्षा में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। 13 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। 13 अक्टूबर से जुड़े हुए 10 से 12 प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और उन्हीं की चर्चा यहाँ पर होगी। उन्हीं पर आधारित चर्चा आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले पहला प्रश्न कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिसको बोलते हैं WHO, इसकी रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से दुनिया भर में प्रति मिनट कितने लोगों की मौत हो रही है। वायु प्रदूषण से प्रति मिनट दुनिया भर में कितने लोगों की मौत हो रही है आपको बताना है। 4 विकल्प यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला विकल्प कह रहा है 19, दूसरा कह रहा है 25, तीसरा 28 या 13। WHO का जो लेटेस्ट आंकड़ा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो आंकड़ा है, उसके अनुसार प्रति मिनट कितने लोगों की मौत हो रही है आपको बताना है। चलें बताएं, कितने लोगों की मौत हो रही है। इसका सही उत्तर है आपका डी विकल्प। प्रति मिनट 13 लोगों की मौत पूरे विश्व में हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए। जब बात आती है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, टेड्रोस अधानो इसके प्रमुख हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इतनी बेसिक जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए। और पिछले दिनों WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, यह भी जानकारी आपको होना चाहिए। अब मलेरिया मुक्त चीन को घोषित करने से पहले WHO ने पिछले वर्ष अल्जीरिया को भी मलेरिया मुक्त घोषित किया था। इसको बताएं, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में किस देश को एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है। बताएं, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में किस देश को एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है आपको बताना है। चलें, वर्तमान समय में यदि हम बताएं तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA, इसके 30 सदस्य देश हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में देखने को मिलता है। इसकी स्थापना 1973 और 74 के दौरान, जब कच्चे तेल को लेके सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो कि वैश्विक स्तर पर बहुत ज़्यादा चिंताएं थी, उस दौरान इसका गठन किया गया था। तो इसने भारत को आमंत्रित किया है, तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है। अब भारत को आमंत्रित किया है तो आपको बता दें कि भारत जो है ये विश्व का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि भारत इसको स्वीकार कर लेता है तो भारत को क्या करना पड़ेगा। यदि भारत इसको स्वीकार करता है तो सबसे पहले भारत को जो रणनीतिक तेल भंडार हैं अपने, वो रणनीतिक तेल भंडार 90 दिनों तक बढ़ाना पड़ेगा। आज हमारे पास जो रणनीतिक तेल भंडार हैं कितने दिनों तक के लिए हैं, ये सिर्फ हम 9.5 दिनों तक, यदि मतलब वैश्विक कोई संकट आ जाए और तेल की आपूर्ति हमें ना हो तो सिर्फ हम 9.5 दिन, 9.5 दिन तक अपना काम चला सकते हैं। इसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ जाएगी। और IEA का सदस्य होने के लिए जो रणनीतिक तेल भंडार है वो 90 दिनों का होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें 90 दिनों का रणनीतिक तेल भंडार बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम इसके पूर्णकालिक सदस्य हो सकते हैं। इसको बताएं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विवादास्पद विवाह संशोधन बिल 2021 को वापस ले लिया है। इस राज्य में बहुत भारी विरोध हो रहा था इसका, और माना जा रहा था कि इस बिल से राजस्थान में एक बार फिर से बाल विवाह को मान्यता मिल जाएगी। इससे एक बार फिर से बाल विवाह को बढ़ावा मिलेगा, और यह बाल विवाह को बढ़ावा देने वाला बिल है, इसीलिए इसका विरोध हो रहा था। और अब हाल ही में राजस्थान सरकार ने इसको वापस ले लिया है। तो ये कहाँ से संदर्भित है, राजस्थान से संदर्भित है। राजस्थान की झीलों के बारे में अक्सर पूछा जाता है। आप सांभर झील, सांबर लेक अक्सर पढ़ते होंगे। यहाँ पे कुछ अन्य लेक हैं जैसे कि डोंडवाना, डेबार, डेंगना, पंचमुद्रा, ये कुछ अन्य झीलें हैं जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको पता होना चाहिए। पिछले दिनों रामगढ़ विषधारी भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बना था, और ये राजस्थान से संदर्भित था। राजस्थान का ये 4था टाइगर रिजर्व बना था। ठीक है, भारत में वर्तमान समय में 53 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। चलिए इसको बताएं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस राजेश बिंदल को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया।
किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है? नाम है राजेश बिंदल। आपको बताना है इलाहाबाद हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट, बताएं, जवाब दीजिएगा। किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इनको नियुक्त किया गया है? आप जानते हो भारतीय संविधान में यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है आर्टिकल नंबर 124। आर्टिकल नंबर 124 है, 124 ये बताता है उच्चतम न्यायालय के गठन के बारे में। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है तो हमें पता होना चाहिए राज्य न्यायपालिका की चर्चा भारतीय अनुच्छेद में, भारतीय संविधान में कहाँ पे की गई है? तो राज्य न्यायपालिका की जो चर्चा है वो अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 237 तक देखने को मिलती है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि राज्य न्यायपालिका की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से लेकर 237 में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए, तो इसका सही उत्तर है इलाहाबाद हाई कोर्ट। ए विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं, भारत ने किर्गिस्तान में विकास परियोजनाओं हेतु, ध्यान दीजिएगा, भारत ने किर्गिस्तान में विकास परियोजनाओं हेतु निम्न में से कितने करोड़ रुपए की ऋण सहायता समझौते पर सहमति जताई है? 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ या 20 करोड़, बताएं। चलें, किर्गिस्तान में हमने कितने करोड़ रुपए की ऋण सहायता समझौते को मंजूरी दी है? आपको बता दें यह है 20 करोड़ डॉलर। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। किर्गिस्तान की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी है बिश्केक। क्या राजधानी है? बिश्केक इसकी राजधानी है। और आपको बता दें कि किर्गिस्तानी सोम यहाँ की मुद्रा है। कौन सी मुद्रा है? किर्गिस्तानी सोम यहाँ की मुद्रा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो किर्गिस्तानी सोम मुद्रा है, बिश्केक यहाँ की राजधानी है। आपको बता दें यहीं का एक पड़ोसी इनका देश है जिसका नाम है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान में यदि आप देखो तो भारत का पहला विदेशी एयरबेस जो है वो यहीं पर आपको देखने को मिलता है, जिसका नाम है फरखोर एयरबेस। ये आपको याद रखना है। और हम दूसरा अपना एयरबेस बनाने के लिए भी इनसे बात कर रहे हैं। आपको बता दें पिछले दिनों कुछ सैन्य अभ्यास आयोजित किए गए, जैसे सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया गया। इसके बाद हमने देखा जायद तलवार आयोजित किया गया भारत और यूएई के बीच। इसके बाद फिर अल मोहद अल हिंदी, याद रखिएगा, अल मोहद अल हिंदी भारत और सऊदी अरब के बीच आयोजित किया गया। और मित्र शक्ति, याद रखिएगा, क्या नाम है? मित्र शक्ति जो सैन्य अभ्यास है ये आयोजित किया गया भारत और श्रीलंका के बीच। और इसी से मिलता जुलता एक नाम है जिसका नाम है समुद्र शक्ति। और समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास हम करते हैं भारत और इंडोनेशिया के बीच। तो याद रखिएगा, समुद्र शक्ति पूछा जाए तो भारत इंडोनेशिया, मित्र शक्ति पूछा जाए तो भारत और श्रीलंका, आपको जवाब देना है। चलें, इसको बताएं, विश्व गठिया दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? बताएं। लोगों में हड्डियों से संबंधित रोगों के बारे में, गंभीर बीमारियों के बारे में जागरूकता के प्रसार करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और प्रत्येक वर्ष यह दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। ए विकल्प सही उत्तर है। इसको मनाए जाने का जो शुरुआत हुआ वो वर्ष 1996 से हुआ। वर्ष 1996 से प्रत्येक वर्ष हम इस दिन को मनाते हैं। इसको बताएं, भारत ने ISF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक अपने नाम किए? इस प्रतियोगिता का जो आयोजन था वो दक्षिण अमेरिका में किया गया। दक्षिण अमेरिका का देश है पेरू की राजधानी लीमा में इसका आयोजन किया गया था। सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि पेरू की राजधानी लीमा में इसका आयोजन किया गया। और इसमें जो हम कुल पदक जीते हैं वो है 43 पदक जीते हैं, जिनमें से 17 स्वर्ण पदक हमने जीते हैं। और बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कहा जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें, जब बात तो आती है दक्षिण अमेरिका की तो कुछ जानकारी आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? जैसे दक्षिण अमेरिका का एक तट है पूर्वी, एक है पश्चिमी। अब इसमें आपको देखने को मिलता है कि 2 जल धाराएं यहाँ पे बहती हैं। एक जल धारा है जिसको बोलते हैं पेरू या हम्बोल्ट जलधारा, पेरू या हम्बोल्ट।
और पेरू या हम्बोल्ट जलधारा जो है ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से बहती है और ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ बहती है, इसलिए ये ठंडी जलधारा है। दूसरी जलधारा एक है जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बहती है और इसका जलधारा का नाम है फॉकलैंड जलधारा। और फॉकलैंड जलधारा एक गर्म जलधारा है। तो याद रखिएगा, दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर बहने वाली जलधारा है फॉकलैंड जलधारा, जो कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बहती है और एक गर्म जलधारा है। दूसरी जलधारा है पेरू या हम्बोल्ट जलधारा, जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ बहती है, ये ठंडी जलधारा। याद रखिएगा, जो जलधारा ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ेगी वो ठंडी होगी, जो जलधारा विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ेगी वो गर्म जलधारा होगी। ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें, क्योंकि दक्षिण अमेरिका अंटार्कटिका से लगता है और अंटार्कटिका से किससे अलग होता है, यहाँ पे एक जल संधि है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं ड्रेक पैसेज। ड्रेक पैसेज के माध्यम से दक्षिण अमेरिका अंटार्कटिका से अलग होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य का चुनाव आयोग स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राई रन आयोजित करने जा रहा है? पिछली कक्षा में हमने आपको बताया तेलंगाना। इसको बताएं, किस राज्य की रहने वाली 20 वर्षीय अदिति माहेश्वरी हाल ही में एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी हैं? आपको बता दें कि ये संबंधित हैं राजस्थान से। दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय में ये पढ़ाई करती हैं और इनको एक दिन के लिए यह अवसर मिला था। तो इसका सही जवाब है राजस्थान। इसको बताएं, किस देश के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? आपको बता दें, ये वैज्ञानिक थे पाकिस्तान के और पाकिस्तान सरकार ने इनको 3 प्रेसिडेंशियल मेडल दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन इंटरेस्टेड क्या है, यदि आपसे कभी पूछ ले इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के भोपाल में। जन्म तो भोपाल में हुआ था, लेकिन वैज्ञानिक किस देश के थे? पाकिस्तान के थे और परमाणु वैज्ञानिक थे, काफ़ी विवादित भी थे अपने समय के। तो इनका नाम आपको याद रखना है। तो सही जवाब है डी विकल्प, पाकिस्तान। हाल ही में टाटा सन्स ने एयर इंडिया को कितने करोड़ रुपए में खरीद लिया? एयर इंडिया को टाटा सन्स ने कितने करोड़ रुपए में खरीद लिया? आपको बता दें कि टाटा ग्रुप के जो संस्थापक थे, जिनका नाम था जमशेद जी टाटा, जमशेद जी टाटा ने वर्ष 1932 में 2 लाख रुपयों के साथ एयर इंडिया को शुरू किया गया था। लेकिन तब एयर इंडिया का नाम हुआ करता था टाटा एयरलाइंस। बाद में जब सरकार ने उसको अधिपत्य कर लिया, उसका अधिग्रहण कर लिया, तो उसका नाम हुआ एयर इंडिया और एयर इंडिया के नाम से फिर वो चलती रही। तो निश्चित रूप से जिसने उसको बनाया था, प्रारंभ जिसने किया था, एक बार फिर से उसी के हिस्से में वो चली गई है और टाटा सन्स ने ही इसको शुरुआत किया था और टाटा सन्स के हिस्से में गई है। और कितने में गई है ये गई है 18,000 करोड़ में, ये आपको पता होना चाहिए। 18,000 करोड़ में टाटा सन्स ने इसको खरीद लिया है। रिदम सांगवान एवं विजयवीर सिंधु ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कितने मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है 25 मीटर। ये बात हो रही है पेरू की राजधानी लीमा में हुई प्रतिस्पर्धा की। इसको बताएं, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम निम्न में से किन 2 पत्रकारों को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? इनमें से कौन है जिनको शांति का नोबेल मिला है? तो याद रखना है, एक तो है मारिया रेसा जो कि हैं फिलीपींस की, दूसरी हैं दिमित्री मुरातो जो कि हैं रूस के। तो एक रूस और एक फिलीपींस के व्यक्ति को यह पुरस्कार मिला है, नोबेल शांति पुरस्कार। डी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में 8 अक्टूबर 2021 को रिवर रैचिंग नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया? बताएं, नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नाम तो याद होगा, पुरुषोत्तम रूपाला। तो पुरुषोत्तम रूपाला जो हैं किस राज्य में संबंधित हैं? किस राज्य में इन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया? आपको बता दें, इन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक स्थान पड़ता है जिसको बोलते हैं गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर के ब्रिज घाट से इसका शुरुआत किया गया। इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से होनी चाहिए। तो आज की जो हमारी चर्चा थी वहीं पे समाप्त होती है। कुल 13 से 14 प्रश्न थे जिनका हमने अध्ययन किया। कल
जो आपका है दशहरा अगले दिन है, नवरात्रि चल रही है, तो 1-2 दिन आपका अवकाश रहेगा। उसके बाद पुनः हम आपके समक्ष करंट अफेयर्स को लेकर उपस्थित रहेंगे और प्रयास करेंगे कि अब साप्ताहिक करंट अफेयर्स भी आपको उपलब्ध कराया जाए। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।